जय हिंद। आज हम अपने जो आपदा प्रबंधन है, भूगोल में जो लास्ट के अंतिम 6 चैप्टर हैं आपदा प्रबंधन के लिए, जिससे कि 6 नंबर के सवाल हमारे बोर्ड में आते हैं, उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा अध्याय हमारा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। तो इसके पहले की जो पहली हमारी कक्षा थी उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बताया था कि इसके आगे हम बाढ़ और सुखाड़ पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो सुनामी और भूकंप दोनों पढ़ने वाले हैं ना। तो इसके बाद वाले चैप्टर में सुनामी और भूकंप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बाढ़ और सुखाड़ दोनों को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर बाढ़ क्या होता है। ठीक है, तो बाढ़ क्या होता है जी। तो बाढ़ ऐसी स्थिति है कि जब हमारे यहाँ चूंकि वर्षा किससे होती है, मानसून के कारण होती है। तो मानसून हवाओं के कारण जब भी वर्षा होती है तो उस वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, और जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो वो नदी का सारा पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, और जब आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो आप बाढ़ समझ गए। अब ये जो बाढ़ होते हैं इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है मानसून की वर्षा, है ना। तो बाढ़ लाने का कारण क्या होता है जी, तो हमारे यहाँ मेनली कारण होता है मानसून की वर्षा, या फिर मानसून की वर्षा की अधिकता, या फिर मानसून की अधिकता, है ना। तो जब कभी मानसून की वर्षा अधिकता होती है उसके कारण क्या होता है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और उसी कारण से बाढ़ आता है। ठीक है, अब ये जब कभी भी हमारे यहाँ बाढ़ आते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं और सुपरिणाम भी होते हैं। तो बाढ़ के पहले हम दुष्परिणाम देख लेते हैं कि बाढ़ के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो बाढ़ के दुष्परिणाम, और इधर में हम देख लेंगे बाढ़ के सुपरिणाम परिणाम। ठीक है, तो बाढ़ के पहले दुष्परिणाम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी बाढ़ आता है तो क्या होता है हमारे पास, कि जब कभी भी बाढ़ आता है तो सबसे पहला दुष्परिणाम तो यही होता है कि जैसे ही वो बांध तोड़ के बाहर निकलता है तो उसके आसपास ही फसल बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फसल क्षतिग्रस्त होते हैं। क्या होते हैं, फसल क्षतिग्रस्त होते हैं, है ना। और जब फसल क्षतिग्रस्त होते हैं तो इसके तुरंत बाद ही क्या होता है कि फसल ये जब आगे जाते हैं और फसल क्षतिग्रस्त करने के बाद तो फिर बसेरा आता है, वहाँ जहाँ आदमी बसे हुए हैं वहाँ पे घर होते हैं, मकान होते हैं, रोड होते हैं, पुल होते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जान माल की क्षति होती है ना। तो जान माल की क्षति होती है। फिर क्या होता है कि जब जान माल की क्षति होती है और बहुत समय तक खेतों में पानी लगा रहता है तो क्या होते हैं, जहरीले जीव बाहर आ जाते हैं। तो जहरीले जीव क्या होते हैं, जहरीले जीव किससे सामना होने लगता है आम आदमी का, और उससे खतरा बढ़ जाता है, जैसे सांप है, बिच्छू हैं। और बहुत समय तक जब पानी जल जमाव रहता है तो उसके साथ एक और समस्या क्या आती है हमारे पास, महामारी की, कि जब बहुत समय तक कहीं भी पानी जमा रहता है तो वहाँ पे उस जगह पे क्या आती है, महामारी फैल जाती है। अब इसके बाद सुपरिणाम भी है। सुपरिणाम में क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो मिट्टी आती है, तो मिट्टी जब बाढ़ आती है तो अपने साथ जो पानी लेके आती है उसके कारण क्या होता है, मिट्टी जलोढ़ बनती है, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। फिर क्या होता है कि बाढ़ के साथ ही मिट्टी क्या है, अपने साथ खनिज लेकर के आती है बाढ़ वाली, है ना। और तो खनिज का अपने आप मात्रा बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है कि ये अपने साथ ह्यूमस लेकर के आते हैं। ह्यूमस का मतलब जीवाश्म। तो जब जीवाश्म लेकर के आती है तो उससे भी मिट्टी की उपजाऊ होने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। चौथा क्या है, इससे ओवरऑल क्या होता है कि मिट्टी है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में ही काम करती है ना। मिट्टी क्या होती है, प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ जाती है। ये मिट्टी के कुछ सुपरिणाम हैं और हमारे पास यहाँ पे मिट्टी के क्या हैं, कुछ दुष्परिणाम भी है ना। अब हम आगे देखते हैं कि इसका प्रबंधन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, अब इसका प्रबंधन भी देख लेते हैं। तो जब कभी भी बाढ़ आता है तो इसका प्रबंधन हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के आने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके प्रबंधन दो प्रकार से हम करते हैं। एक तो प्रबंधन करते हैं हम अल्पकालिक यानी कि तात्कालिक प्रबंधन, और दूसरा प्रबंधन हम क्या करते हैं जी, तो दूसरा प्रबंधन हम करते हैं दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय में हम इससे निपटने के लिए क्या करते हैं। तो प्रबंधन हम क्या करते हैं, दो तरीके से हैं, एक तो अल्पकालिक और दूसरा क्या करते हैं, दीर्घकालिक। ठीक है, तो ये दोनों हम प्रबंधन देख लेते हैं। तो अल्पकालिक प्रबंधन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ऊंचे जगह पर चले जाते हैं। क्या करते हैं, ऊंचे जगह पर निवास करते हैं ना। ऊंचे जगह पर हम चले जाते हैं जैसे ही बाढ़ आता है तो। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं कि ऊंचे जगह पर जाने के साथ ही हम क्या करते हैं, खाद्यान्न भंडारण भी करने लगते हैं। खाद्यान्न भंडारण, ताकि हमें वहाँ जाने के बाद भोजन की कोई कमी ना हो। खाद्यान्न भंडारण के बाद हम क्या करते हैं, आवश्यक दवाओं का छिड़काव भी करते हैं ताकि हमारे आसपास क्या हो, महामारी ना फैले। तो आवश्यक दवाओं का छिड़काव, है ना।
तो ये काम हम करते हैं तात्कालिक रूप से बाढ़ से निपटने के लिए। अब जो दीर्घकालिक रूप से हम काम करते हैं, जो लंबे समय बाढ़ से निपटने के लिए काम करते हैं, वो कुछ इस स्तर पर करते हैं कि सबसे पहले तो हम पूर्वानुमान तकनीक का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? पूर्वानुमान तकनीक लगाते हैं, है ना, ताकि बाढ़ आने से पहले ही हमें क्या हो, पता चल जाए कि बाढ़ आने वाला है या नहीं, तो उसके लिए हम अलग से तैयार हो सके। फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग बांधों का निर्माण करते हैं। जैसे कि बिहार में भारत और नेपाल के बॉर्डर पे कोसी नदी पर क्या बनाया हमने, कुशहा बांध बनाया है, जो कि 2008 में ध्वस्त हो गया था। तो सवाल ये भी आया है कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा बांध बनाया गया था, ठीक है, तो ये कुशहा बांध था जो कि 2008 में ध्वस्त हो गया। तो क्या दूसरा काम क्या करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं। और बांध का निर्माण करने के साथ साथ ही हम क्या करते हैं कि पक्के मकान बनाते हैं, जो कि खंभे वाले होते हैं ना, पिलर वाले मकान, तो पक्के मकान बनाते हैं, है ना। और पक्के मकान बनाने के साथ साथ ही क्या करते हैं कि नदियों से दूर बसेरा करते हैं। क्या करते हैं? नदियों से दूर बसेरा करते हैं, मतलब नदियों से दूर रहते हैं। और सबसे अंत में क्या करते हैं, नदियों को जोड़ना, ठीक है, तो नदियों को जोड़ना। तो जब हम क्या करेंगे कि जिधर नदी में बाढ़ आ रहा है और एक तरफ नदी में सूखा है, तो जिधर से बाढ़ आ रहा है उधर वाली नदी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे जिधर में सूखा है उस नदी से, ठीक है। तो ऐसा हम काम करेंगे तो हम बाढ़ से आसानी से निपट सकते हैं, ठीक है। तो शायद ये आप लोगों को ये वाला नहीं दिख रहा होगा, तो हम इधर लिख देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। नदियों से दूर बसेरा, उसके बाद क्या करेंगे, नदियों से दूर बसेरा, उसके बाद नदियों को जोड़ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सुखाड़ के बारे में, ठीक है। ये नदियों को जोड़ना एक आप लिख लीजिएगा इधर में पॉइंट में, ठीक है। चलिए अब इधर में आते हैं हम कि क्या करेंगे कि सुखाड़ के बारे में देखते हैं। सुखाड़ क्या होता है जी? तो सुखाड़ दो चीजें होती हैं। एक तो होता है अगर 50 सेंटीमीटर से कहीं की अगर क्या हो, वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम है, वहां भी बोलेंगे कि सूखा पड़ गया है। या फिर वार्षिक वर्षा में 25% से अधिक की क्या हो जाए, कमी आ जाए। तो अगर कहीं भी वार्षिक वर्षा में 25% से अधिक की कमी आ जा रही है या फिर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है उस जगह में, तो वहां क्या बोलेंगे कि वहां पे सुखाड़ पड़ गया है, ठीक है। अब सुखाड़ तो हमने देख लिया कि सुखाड़ क्या होता है। अब इसके साथ जैसे हमने ये इस बाढ़ में देखा कि बाढ़ के दुष्परिणाम क्या होते हैं, सुपरिणाम क्या होते हैं, यहाँ अल्पकालिक प्रबंधन और दीर्घकालिक प्रबंधन क्या क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग सुखाड़ में भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही सूखा आता है तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सूखा आता है तो इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो जब सूखा आएगा तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। और जैसे ही पानी की कमी होगी तो इसमें हम पहला क्या लिख सकते हैं, पेयजल की कमी, पेयजल की कमी, ठीक है। और जब पेयजल की कमी होगी तो फिर फसलों में पानी डालने के लिए नहीं होगा, तो दूसरा क्या होगा, फसलों की कमी होगी, है ना, फसलों। और जब फसलों की कमी होगी तो खाद्यान्न भी तो कम हो जाएंगे, भोजन, तो फसलों अथवा खाद्यान्नों की कमी। और जब ना ही फसल होगा ना ही खाद्यान्न होंगे तो तीसरा क्या होगा, मवेशी चारे की भी कमी हो जाएगी, तो पशुओं के लिए भी खाने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना, मवेशी चारे की कमी। तो ये इतने मेन कमी होती है ना। और उसके कारण क्या होता है, जब इन चीज़ों की कमी होती है तो आदमियों के भीतर महामारी फैल जाती है, लूट खसोट ज़्यादा होने लगता है, चोरी चकारी ज़्यादा होने लगती है। और उसके कारण क्या होता है, आदमियों के मरने की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, ठीक है। और इससे भूखे की भी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो भूखमरी जो होती है वो भी इसी में होती है, बेरोजगारी भी इसी में आ जाती है, चोरी भी इसी में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन है। अब जो दुष्परिणाम हमने देख लिया तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि इसका प्रबंधन कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका प्रबंधन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है हमारे पास दीर्घकालिक और दूसरा है हमारे पास अल्पकालिक, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं कि दीर्घकालिक हम प्रबंधन इसका कैसे करेंगे, फिर देखेंगे कि अल्पकालिक प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इधर में हम कर लेते हैं, जैसे इधर किए थे वैसे ही कर लेते हैं, इधर भी, इधर में कर देते हैं दीर्घकालिक और इधर में कर देते हैं अल्पकालिक, ठीक है, अल्पकालिक प्रबंधन, ठीक है। तो अब अल्पकालिक प्रबंधन में हम क्या करेंगे कि जैसे ही बाढ़ वगैरह ये सूखा वगैरह आएगा तो सूखा आने के हम क्या करेंगे, जल संग्रह करेंगे सबसे पहला, तो कि हम जल को इकट्ठा करें जिससे कि क्या हो, हमें इससे समस्या से निपट सकें। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम बोरिंग करा सकते हैं ताकि हमें तत्काल में पानी मिल सके,
जितनी गहराई पे जाएंगे उतना पानी मिलने की संभावना क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि वाटर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्या, शेड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट यानी कि शेड वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही है ये, मतलब कि हम पानी को क्या करेंगे, बचाएंगे। मैनेजमेंट क्या है, शेड वाटर मैनेजमेंट। तो शेड वाटर मैनेजमेंट भी क्या है, ये भी अल्पकालिक है। और अंत में हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे, ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई। तो ये एक सिंचाई की तकनीक है जिसमें पानी क्या लगता है, कम से कम लगता है, ठीक है। तो ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई से क्या होता है, ड्रिप में हम पौधों की या फिर पेड़ की जड़ों में पानी देते हैं और स्प्रिंकल इरिगेशन में हम फव्वारे की तरह पानी देते हैं। तो इन दोनों तकनीक से हम क्या करते हैं, पानी बचाते हैं सिंचाई में, ठीक है। तो इतने काम करके हम क्या कर सके, अल्पकालिक में मतलब तुरंत के तुरंत पानी को तो बचा सकते हैं, लेकिन हमें दीर्घकालिक में बचाने के लिए कुछ और तकनीक अपनानी होगी। तो दीर्घकालिक का हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुआं खोद सकते हैं, फिर किसका निर्माण कर सकते हैं, नहर का, फिर किसका निर्माण कर सकते हैं, इसका तालाब का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तालाब का निर्माण कर सकते हैं जिससे पानी क्या हो, सारे गांव का पानी एक जगह जाके इकट्ठा हो सके। तो तालाब के निर्माण से भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। फिर क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ बारिश हो और ज़मीन में पानी स्टोर करने की क्षमता, जो सींचने की क्षमता है, ज़मीन में पानी रखने की क्षमता है, वो बढ़ जाए, है ना। तो इतने हम काम कर क्या कर सकते हैं, बड़े दीर्घकालिक समय में हम सुखाड़ से भी निपट सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि नोट करके इसको लिखेंगे। भारत के 16% क्षेत्र क्या हैं, 16% क्षेत्र सूखे से ग्रसित है। और ये कितना होता है, तो 77 जिले। तो भारत के लगभग 77 जिले क्या हैं, सूखे से ग्रसित है। और यहाँ हमने नदियों से दूर बसेरा भी बताया था, और एक क्या बताया था, नदियों को जोड़ना। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं नदियों को जोड़ना, ठीक है। तो नदियों को जब हम आपस में जोड़ देंगे उससे मिल जाएगा। तो ये हमारा कुरखा का खत्म हुआ, ठीक है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं बाढ़ के बारे में कि पहले हमने बाढ़ की बात की थी, उसके कारण को पता गया, फिर दुष्परिणाम क्या है, इसके सुपरिणाम क्या है, और प्रबंधन कैसे करेंगे अल्पकालिक में और दीर्घकालिक में। फिर इधर हमने देखा कि सुखाड़ क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, और उसके प्रबंधन में हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या क्या कदम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और शॉर्ट में हमने पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, और आगे हम थर्ड चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।